नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी जो कि आज यानी कि 2 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट VVI क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सब क्वेश्चन आपका आज के टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो न्यू पैटर्न के अनुसार आप सबको कोई बोर्ड एग्जाम होगी उसकी तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, जिसकी शुरुआत आपका संडे से की जा रही है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल आपका एक सक्रिय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सक्रिय संसाधन। देखिए, जब मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन करवा रहा था वहां पे भी ये क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था और बताया था कि जल आपका किस प्रकार से एक सक्रिय संसाधन है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, मान के चलिए एक आपका क्या है, समुद्र है। समुद्र में क्या होता है, बहुत सारा जल होता है। तो ये जल जो होता है ये आपका सूर्य की रोशनी की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है और ये वाष्प के रूप में क्या होता है, ये ऊपर उठता है। और ये जो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है ये थोड़ा सा आपका मैदानी क्षेत्रों में आता है और ये आपका बादल का रूप ले लेता है। और ये बादल जब आपका ठंडा होता है तो क्या होता है, ये वर्षा के रूप में नीचे गिर जाता है। और जो वर्षा का जल होता है ये क्या होता है, किसी न किसी रूप से आपका नदी में चला जाता है। और क्या होता है, आपका जो नदी है ये बड़ी नदी से मिलते हैं और प्रत्येक बड़ा नदी आपका क्या होता है, समुद्र से में जाकर के मिलता है। तो देखिए, समुद्र का पानी आपका वाष्प बनकर के ऊपर उठा, फिर बादल बना, फिर बादल से आपका वर्षा होकर के नीचे गिरा और फिर ये नदी में जाकर के फिर से समुद्र में जाकर के मिल गया। तो इससे क्या हो रहा है, एक प्रकार से ये आपका चक्र चल रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जलीय चक्र चलता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, जल को आपका सक्रिय संसाधन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सक्रिय संसाधन। जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है सारा एक्सप्लेन के साथ पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ताकि भविष्य में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग वहां पे मिस्टेक ना करें, और तो बोर्ड एग्जाम में भी आए तो वहां पे भी आप लोग मिस्टेक ना करें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो भारत में जो जल के संसाधन से जुड़ी समस्या है ये बहुत सारी समस्या है, जैसे आपका वितरण की समस्या हो, किस प्रकार से जल को वितरण किया जाए, ठीक है, आम लोगों तक किस प्रकार से जल को पहुंचाया जाए, ठीक है, ये उपलब्धता भी है, ये इसका संरक्षण भी है कि किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाए, क्योंकि जो आपका भौम जल स्तर है ये आपका बहुत ही नीचे जा रहा है। तो ये सभी आपका जल संरक्षण से जुड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो इनमें से कौन सा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो ये आपका यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यमुना नदी। जो दिल्ली वाले लोग हैं ये काफी ज्यादा यमुना नदी को प्रदूषित कर दिए हैं और ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यमुना। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है। तो ये कौन से राज्य है, तो ये आपका तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नीरू मीरू संबंधित है। तो पहले ये समझिए कि नीरू मीरू क्या है। तो देखिए, नीरू मीरू आपका एक कार्यक्रम है, इसे योजना भी कर सकते हैं और ये आपका जल संरक्षण से संबंधित योजना है जो कि आपका AP यानी कि आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। और जिसका मतलब क्या होता है, तो जल और आप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जल और आप। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। ये किससे संबंधित योजना है, तो ये आपका जल संरक्षण से संबंधित योजना है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। जिसका मतलब क्या होता है, तो जल और आप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जल और आप। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका ये गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। गंगा नदी की लंबाई आपका 2510 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, यानी कि किस राज्य में आपका तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो किस राज्य में, तो ये आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सतलज नदी। और ये भाखड़ा बांध कौन से राज्य में बनाया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये आपका पंजाब में बनाया गया है। और कौन सी नदी पर, तो सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि धारातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है। तो देखिए धारातलीय जल पूछे अतो भौम जल पूछे अतो दोनों पूछे, दोनों का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो ये आपका कृषि के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा एक लो एस का प्रकार नहीं है। तो देखिए लो एस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे हेमेटाइट होते हैं, लिमोनाइट होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, ये सब आपका लो एस के प्रकार है। एंथ्रेसाइट आपका लो एस के प्रकार नहीं है, ये आपका कोयला के प्रकार है। और ये कोयला का सबसे बढ़िया किस्म होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, ये तीनों आपका लो एस का प्रकार है। और ये आपका एंथ्रेसाइट आपका लो एस का प्रकार नहीं है, ये कोयला का प्रकार है, ठीक है। और वही पूछा था कि यहाँ का लो एस का प्रकार नहीं है, तो एंथ्रेसाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत आपका कौन से हो जाएंगे, तो ये आपका ताप ऊर्जा है, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ताप ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन लो एस का है। तो देखिए लो एस आपका कैसा क्या हो जाएगा, ये आपका हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट भी हो जाएगा और आपका मैग्नेटाइट भी हो जाएगा आपका लो एस। तो ये दोनों होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में क्या ऑप्शन रहता है, ठीक है। हेमेटाइट भी लो एस का प्रकार का, मैग्नेटाइट भी है, ये आपका बिटुमिनस आपका कोयला का प्रकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा आपका किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को आपको भूरा हीरा कहते हैं और ये आपको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना कोयला के लिए हमारा जो प्यारा झारखंड है, जो खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन यहाँ पे रोजगार की कमी है, तो यही आपका जो झारखंड राज्य है ये आपका क्या है, ये गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो गोवा आपका लो एस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लो एस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरेनी आपका कोयला के खदान के लिए प्रसिद्ध है और ये सिंगरेनी कोयला का खदान आपका तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका ताप ऊर्जा आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो याद रखिएगा, नवीकरणीय पूछे तब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा तीनों हो जाएगा। अगर पूछे अनवीकरणीय स्रोत तो आपका ताप ऊर्जा हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है अनवीकरणीय स्रोत, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ताप ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत में आपका ताप ऊर्जा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पहले परमाणु पर, परमाणु यहाँ पे भट्टी होगा तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत का पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो कौन से स्थान में, तो ये आपका स्टार्ट किया गया था तारापुर में। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो तारापुर में आपका भारत का पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 ईस्वी। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता था। और यही योजना आयोग का नाम बदल करके आपका 2015 में क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग और योजना आयोग दोनों आपका एक ही है। योजना आयोग का गठन आपका 1950 में किया गया था, जिसका 2015 में नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिंचाई से क्या तात्पर्य है। तो देखिए पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे सिंचाई कहते हैं। यानी कि मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए जो हम लोग कृत्रिम रूप से जो पंप से पानी देते हैं या तो बाल्टी से पानी देते हैं, किसी भी प्रकार से पौधों में पानी देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो सिंचाई कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है
कि कोयले के 4 प्रकार कौन से हैं। तो देखिए कोयले के आपके प्रकार कौन से हो जाएंगे, तो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और आपका क्या है, पीट है। ये आपका कोयले के 4 प्रकार है। और पूछिए कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है, तो सबसे बढ़िया कोयला आपका एंथ्रेसाइट है, जिसमें आपका 94 से 98% क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आगे पूछे सबसे खराब, तो याद रखिएगा सबसे खराब पीट होता है और सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। तो देखिए एक तरफ आपका धात्विक खनिज लिखा गया है और एक तरफ आपका अधात्विक खनिज लिखा गया है। 3 नंबर में आए तो 3 क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट आपको कोई भी लिख देना है। अगर 5 नंबर में आए तो 5 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है। तो देखिए धात्विक खनिज की तरफ आपको लिखना है कि धात्विक खनिज ऐसे खनिज को कहते हैं जिनको गलाने से विभिन्न धातुओं की प्राप्ति होती है। यानी कि धात्विक खनिज उसको कहेंगे, अगर उसको हम लोग भट्टी में गलाएंगे तो उससे क्या होगी, विभिन्न प्रकार के धातु की प्राप्ति होगी। और अधात्विक खनिज को गलाने से किसी भी धातु की प्राप्ति नहीं होता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि लोहा या तांबा, बॉक्साइट, मैंगनीज धात्विक खनिज है। ठीक है। धात्विक खनिज का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया। जबकि कोयला, नमक, संगमरमर, पोटास अधात्विक खनिज के उदाहरण है। ठीक है। तो पहले धात्विक खनिज को गलाने से क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। अधात्विक को गलाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, धातु प्राप्त नहीं होता है। जबकि लोहा, बॉक्साइट इसके उदाहरण को लिख दीजिएगा, कोयला, नमक या धात्विक खनिज के उदाहरण लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए कि ये खनिज प्रायः अग्नाय चट्टानों में पाए जाते हैं। जो आपके धात्विक खनिज होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो आपके अग्नाय चट्टानों में पाए जाते हैं। जबकि जो आपके अधात्विक खनिज हैं ये प्रायः आपका तलछटी एवं रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए कि इन्हें दोबारा पिघला करके भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो आपका धात्विक खनिज है, जिससे आपका लोहा हो गया, लोहा को कितना बार भी हम लोग पिघला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि जो अधात्विक खनिज होता है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पिघला करके प्रयोग नहीं कर सकते। ये चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर है कि इसे पीट कर पत्र बनाया जा सकता है। यानी कि इसे पीट करके क्या कर सकते हैं, एक पतली चादर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब चादर, ओढ़ने वाला चादर नहीं भैया, इसको सीट जो आप लोग नहीं देखते, चदरा बना सकते हैं। जबकि अधात्विक खनिज होता है आपका पत्थर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि चदरा इसका नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए हम सोचे कि यहाँ पत्थर का मतलब जो आप लोग चादर मत समझ लेना, ना ही पतरी समझ लेना। ठीक है, चदरा समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को परिभाषित करें। तो देखिए सबसे पहले लिखना है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों अथवा ऊर्जा को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन, अथवा संसाधन की जगह पर आप लोग ऊर्जा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही। ठीक है। तो ऐसे संसाधन या तो ऐसे ऊर्जा लिखिएगा जिनका उपयोग बार बार किया जाता है तथा जिनकी पूर्ति प्राकृतिक द्वारा पुनः कर दी जाती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, ये सब क्या है आपका जल ऊर्जा भी लिख सकते हैं। क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय या तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हो जाएंगे, तो देखिए ऐसे संसाधन या तो ऐसे ऊर्जा जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है तथा जिनकी समाप्ति पर प्राकृतिक द्वारा पूर्ति संभव नहीं है, गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला का एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, और इसका देखिए कोयला को तुरंत प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, ये बहुत टाइम लगता है। ठीक है। पेट्रोलियम भी उसी प्रकार से है। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय और आपका अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, क्लास 12 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस पर आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।